नमस्कार। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। पता नहीं हिंदू समाज कब अपनी आवाज़ उठाना सीखेगा, या फिर जो आवाज़ पहले से उठ रही है या जो ट्रेंड कर रही है, जो सोशल मीडिया में चल रही है, उसमें कब अपने सुर मिलाएगा और उस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेगा। एक ऐसी आवाज़ जो हिंदुत्व या हिंदुओं के पक्ष में या हिंदू समाज के पक्ष में या देश के पक्ष में या भारत की राजनीति के पक्ष में या यूँ कह लो कि भारत के राष्ट्रवाद के पक्ष में भी यदि कोई आवाज़ उठ रही है या जो ट्रेंड कर रही है, जो लोग उसको हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करके, उसमें अपनी आवाज़ को और गुंजायमान करके कोई यदि उसको थोड़ा और ऊंचा करने का प्रयास करे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत में हिंदू लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो उनके जो यानी कि हम कहें कि संघ का या फिर भाजपा का जो आईटी सेल है, हम उसी पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। यानी कि अगर संघ का सोशल मीडिया का जो आईटी सेल है या फिर जो बीजेपी का आईटी सेल है, वही अगर आवाज़ उठाएगा या वही अपनी उसमें आवाज़ में सुर मिलाएगा या फिर उसको वो ट्रेंड करना चाहेगा, तभी जा कर के वो जो है आवाज़ बुलंद हो पाएगी। ऐसा ही सोच करके हर कोई अपने घर में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने समस्या ये है कि चाहे हम भाजपा का कह लें या संघ का कह लें, तो उसमें जो आईटी सेल या फिर उसमें जो लोग कार्य करने वाले हैं या उस आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, वो लोग भी एक प्रकार से वो सेकुलरवादी हिंदू ही हैं। इसलिए वो उन मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाते जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए होने के बावजूद, यदि वो हिंदुत्ववाद से जुड़े हो यानी हिंदुत्ववाद से अगर जुड़े हुए हो, तो उसमें वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते। यहाँ पर अगर मैं कुछ उदाहरण दूँ तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी इस चीज़ को लेकर के कि हम कितना सच बोल रहे हैं या कितना झूठ बोल रहे हैं, या हमारे सामने जो समस्या है उसमें हम कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अभी जो ताज़ा उदाहरण है उनमें अगर मैं कह दूँ कि रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसको लेकर के पहले जो तमाम खबरें आती रहती थी, रूस से बाहर की जो खबरें होती थी, यानी कि यूक्रेन से रिलेटेड जितनी खबरें होती थी वो ट्रेंड करती थी हर बार और रूस के खिलाफ रहती थी। लेकिन जब रूस ने सिर्फ और सिर्फ ट्विटर को ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के और भी कई प्लेटफॉर्म्स को लेकर के फेक न्यूज़ पर जब प्रतिबंध लगाया और उन पर उनकी गतिविधियों पर या उनकी फेक न्यूज़ पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी, उसके बाद से रूस के खिलाफ जितनी खबरें आ रही थी वो लगभग अब बंद हो चुकी हैं। और वहाँ पर जो ट्रेंड करती थी खबरें, अब वो बिल्कुल एकदम ओझल हो गई है, नदारत हो गई है वो खबरें। यानी कि रूस ने अपनी शक्ति दिखाई, सोशल मीडिया के ऊपर हावी होने की कोशिश की। हावी मतलब कि अपनी सच्चाई को दिखाने की बात कही उसने कि रूस की सच्चाई क्या है ये भी दिखाओ। तो वहाँ से वो खबरें बंद हो गई जो फेक न्यूज़ रूस के खिलाफ थी। उधर अगर हम बात करें कि ईरान में जो बुर्का प्रथा को लेकर के जो ट्रेंड चल रहा था वो दुनिया भर में, यानी कि तुर्की जैसे देश में भी जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक कंट्रियों का, और अमेरिका या दूसरे किसी भी देश में, इराक में या कहीं पर भी, सीरिया में तक देश जैसे देश में, पाकिस्तान में भी जो ट्रेंड कर रहा है या फिर जो बुर्का के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। और लगभग ईरान में इस वक्त 200 से ज़्यादा लोगों की, यानी कि ज़्यादातर महिलाएं उसमें शामिल है, उनकी मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन में, बुर्के के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें। लेकिन भारत में इस चीज़ का मतलब कि लोगों को आभास ही नहीं है कि ऐसा भी हुआ है या बुर्का के विरोध में कोई प्रदर्शन चल भी रहे हैं या 200 लोग मारे भी गए हैं ऐसी। क्योंकि हमारे यहाँ का जो मीडिया है, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य जो मीडिया है, टीवी और न्यूज़पेपर, वो इस चीज़ को उठा नहीं रहे। वो इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वो सेकुलरवाद से जुड़ी हुई खबरें हैं और वो यहाँ एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ की खबरें हैं, इसलिए वो उठाना नहीं चाहता, या उनके ऊपर दबाव भी हो सकता है, या
उनके खिलाफ यानी कि उनको फंडिंग करके रोका भी गया होगा, ये भी पॉसिबल है। तो इन खबरों को अगर सोशल मीडिया उठाए तो किस तरह से उठाए, क्योंकि आम आदमी को इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि ईरान में भी ऐसा कुछ हो रहा है, या पूरी दुनिया में करीब 24 से 25 मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह से बुर्के के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो हवा चल पड़ी। और भारत के अपने दक्षिण के राज्य में भी वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठी है। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया में अगर कोई खबर उठाएगा तो कौन उठाएगा? एक आम हिंदू को इस बात में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सर्वे या इस तरह के चीज़ों पे अभी तक वो समझ नहीं पाया। लेकिन अगर हम कहें कि जो IT सेल है संघ का या बीजेपी का, तो क्योंकि संघ और बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि वो एकदम सेकुलरवाद को बढ़ावा देता है या सेकुलरवाद को मानकर चलता है, तो इस कारण से वो इन खबरों को सोशल मीडिया में उठा नहीं रहा है। यानी कि IT सेल जो बीजेपी और संघ का है, वो इसीलिए इन खबरों को सोशल मीडिया में नहीं आने दे रहा है या अपनी तरफ से वो नहीं ला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम इसमें जाएंगे तो हमारे वोटरों की संख्या कम हो जाएगी और हम पर इल्ज़ाम लगेगा कि ये बीजेपी का या संघ का एजेंडा चल रहा है, जो भारत में भी उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सल्वाटोर बेबोन नाम के एक ऐसे शख्स की जो है तो अमेरिकन मूल निवासी है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में वो सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और वो इस वक्त जो इंडिया में आए हुए थे, और वो इंडिया कॉन्क्लेव एक जो करीब 5 या 6 तारीख को एक प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। और वहाँ पर जब राजदीप सरदेसाई ने उनसे सवाल किया भारतीय मीडिया को लेकर के कि इसकी आज़ादी या पत्रकारों के मारे जाने की, भारतीय पत्रकारों के मारे जाने या भारतीय मीडिया पर बैन या इस तरह की जो प्रतिबंध या दबाव को लेकर के, तो जो सल्वाडोर ने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। और यहाँ पर ये भी एक भारतीय लोगों को, खास करके हिंदू लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उस आवाज़ को भी बुलंद किया जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे भी ये बाद में पता चला कि इस तरह की भी कोई खबर मीडिया में आके निकल गई और हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो उड़ती एक खबर आई और वो निकल गई। और ये क्योंकि मीडिया के खिलाफ थी ये खबरें या सेकुलरवाद के विरोध में थी ये खबर, तो इसीलिए उस खबर को ना तो यहाँ हवा दी गई, ना ही उसको बढ़ने का मौका दिया, और सोशल मीडिया में भी उसको रोक दिया गया एक प्रकार से। तो ये थे मेरे आज के विचार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।